हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर हिस्ट्री। 20वीं शताब्दी विश्व इतिहास के मुद्दे सेकंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है ये आपका। इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे हम शीत युद्ध। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन और शीत युद्ध के कारण। अब देख लेते हैं शीत युद्ध के चरण। फर्स्ट चरण है 1947 से 1950 तक। पहला चरण कब तक चला? 1947 से 1950 तक। इसे शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें जिससे कि ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुंच जाए जिसकी इन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है। जिन बच्चों को इस वीडियो की ज़रूरत है उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रथम चरण 1947 से 1950। टू मैन का सिद्धांत शुरुआती शीत युद्ध का आरंभ था। टू मैन का जो सिद्धांत था वो स्टार्टिंग थी शीत युद्ध की, जिसने शीत युद्ध में गतिविधि शुरू की और जिसने की शीत युद्ध में गतिविधि स्टार्ट की। टू मैन की अवरोध की नीति इस बात पर आधारित थी कि वह सोवियत रूस के साम्यवाद के विस्तार को बढ़ाने से रोकेगा। और जो टू मैन की जो अवरोध की जो नीति थी वो इस बात पर आधारित थी कि जो सोवियत रूस जो है वो साम्यवाद के विस्तार जो बढ़ने वाला है उसको रोकेगा। टू मैन का सिद्धांत मार्शल योजना से भी जाना जाता है। टू मैन का जो सिद्धांत है वो मार्शल योजना से भी जाना जाता है। मार्शल योजना नाम के से भी जाना जाता है। जो मार्शल योजना थी उसका अर्थ क्या था? यूरोप का पुनर्निर्माण। उसका युद्ध क्या था? उसका अर्थ क्या था? पूर्व यूरोप का पुनर्निर्माण, वे बिगड़ी अर्थव्यवस्था को सुधारना। यूरोप का पुनर्निर्माण करना, अगेन से उसका यूरोप का निर्माण करना और जो बिगड़ गई अर्थव्यवस्था उसको इम्प्रूव करना, उसको सुधारना। इस तर्क के पीछे जो योजना थी वे यूरोपीय देश जो विश्व युद्ध में बर्बाद हुए थे उनकी सहायता करने और उनको आर्थिक सहयोग देना था। और इसकी जो योजना थी इसके पीछे का तर्क था कि जो यूरोपीय देश जो हैं जो विश्व युद्ध हुआ है उससे जो बर्बाद हो गए हैं उनकी सहायता करना और उनकी जो आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है उसमें भी सुधार लाना, उसमें सहयोग करना। संयुक्त राष्ट्र इस बात से घबराने लगा। जो संयुक्त राष्ट्र था वो इससे घबराने लगा। पश्चिमी यूरोप में गरीबी से पीड़ित लोग रूस में साम्यवाद के रास्ते पर जा रहे हैं। इस बात से घबराने लगा। जो संयुक्त राष्ट्र था वो इस बात से घबराने लगा कि जो पश्चिमी यूरोप के जो गरीब पीड़ित लोग हैं वो रूस के साम्यवाद के रास्ते पर जा रहे हैं। अतः यूरोपीय शक्तियों को मार्शल योजना के उदासीन होने से ज़्यादा डर स्टालिन के वैचारिक शासन व्यवस्था में फिसलने का था। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो मार्शल योजना थी वो टकराहट की नीति के समाधान का आर्थिक वृत्तांत था जो टू मैन का मत था। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? जो मार्शल योजना थी वो टकराहट की नीति के समाधान का आर्थिक वृत्तांत था जो कि टू मैन का मत था। इसकी प्रक्रिया यह हुई कि स्टालिन ने अपने साथियों को कम इन फोर्स में सहयोग करने के लिए कहा। और इसकी जो प्रतिक्रिया थी ये हुई कि जो स्टालिन था उसने अपने साथियों को कम इन फोर्स में सहयोग करने के लिए कहा। इसका मतलब था कि सोवियत संघ पूर्वी यूरोप पर पूरी तरह नियंत्रण करेगा। इसका मतलब क्या था कि जो सोवियत संघ है वो पूर्वी यूरोप पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लेगा, अपना नियंत्रण, अपना कंट्रोल करेगा। हमने यह पाया कि शीत युद्ध अपने आयामों के साथ साथ फैल रहा है कि शीत युद्ध हमने ये पाया कि जो शीत युद्ध जो है वो अपने आयामों के साथ इधर उधर फैल रहा है और यूरोप में वैचारिक युद्ध की स्थितियां आ गई हैं। और यूरोप में जो है वो वैचारिक युद्ध की स्थितियां आ गई हैं। वातावरण में तीव्र विरोध की राजनीति का पहला संकेत बर्लिन नाकेबंदी था। उसका परिणाम 1949 में नाटो की स्थापना था। उसका परिणाम क्या था? जो तीव्र विरोध की राजनीति का पहला जो संकेत था वो बर्लिन नाकेबंदी था और उसका परिणाम था 1949 में नाटो की स्थापना। 1949 में नाटो की स्थापना हुई जो कि उसका परिणाम था बर्लिन नाकेबंदी का। इसके अलावा चीन में 30 वर्षों के लंबे समय का सिविल युद्ध जिसका नेतृत्व साम्यवादियों ने किया था, इसका प्रभाव एशिया के कार्यकलाप पर पड़ा जो मॉस्को व वाशिंगटन में भी देखा गया। इसके अलावा चीन में 30 वर्षों के लंबे समय तक सिविल युद्ध का जिसका नेतृत्व साम्यवादियों ने किया था, जिसका जो
नेतृत्व था वो साम्यवादियों ने किया था और इसका प्रभाव एशिया के कार्यकलाप पर पड़ा, जो कि मॉस्को से लेकर वॉशिंगटन में भी देखा गया। मॉस्को में भी देखा गया वे और वॉशिंगटन में भी देखा गया। द्वितीय चरण 1950 से 1953। पहला कब तक था? 1947 से 1950 प्रथम चरण था। द्वितीय चरण है हमारा 1950 से 1953। शीत युद्ध के दूसरे चरण की शुरुआत कोरिया संकट से हुई। शीत युद्ध के जो दूसरा चरण था उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? कोरिया संकट से। शीत युद्ध का स्थान ले लिया था, जिसने कि यूरोप के जो बाहरी हिस्से थे उसमें शीत युद्ध का स्थान ले लिया था। इस युद्ध से शक्ति के समीकरण में कोई बदलाव नहीं आया। इस युद्ध से जो दूसरे चरण में जो युद्ध हुआ, इस युद्ध से शक्ति के चरण में कोई भी बदलाव नहीं आया, सीमाकरण में कोई भी बदलाव नहीं आया, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन जो वैश्वीकरण में टकराहट की नीति शीत युद्ध के सामने ही थी, और लेकिन जो वैश्वीकरण था, वैश्वीकरण में टकराहट की नीति शीत युद्ध के सामने ही थी। इसलिए इसी काल में सोवियत संघ अपने परमाणु हथियारों को संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर बनाना शुरू कर दिया था। और इसी काल में सोवियत संघ ने अपने परमाणु हथियारों को संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर बनाना स्टार्ट कर दिया था। बहुत से विद्वान यह सोचने पर मजबूर थे कि यह आतंक के संतुलन की शुरुआत थी, और बहुत से विद्वान जो थे वो यह सोचने पर मजबूर थे कि जो यह आतंक के संतुलन की शुरुआत थी, क्योंकि दोनों ही शक्तियां परमाणु हथियारों में समपन्न हो रही थी। क्योंकि जो दोनों ही शक्तियां थी, सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र, वो दोनों ही शक्तियां मिलकर परमाणु हथियार बना रही थी, उसमें इंक्लूड हो रही थी। तीसरा चरण 1953 में स्टेलिन की मृत्यु के काल से जाना जाता है। तीसरा चरण जो है वो विश्व युद्ध का, वो स्टेलिन की मृत्यु के काल से जाना जाता है। 1953 में स्टेलिन की मृत्यु हो गई थी, उसी नाम से जाना जाता है तीसरा चरण शीत युद्ध का। इस समय संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति ट्रूमैन का स्थान राष्ट्रपति आइनेश्वर ने ले लिया। यह समय इसीलिए भी याद किया जाता है कि साम्यवादी मत से लोगों को स्वतंत्र करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने साधारण टकराहट की नीति को बड़े बदले की कार्यवाही में बदल लिया था। संयुक्त राष्ट्र ने जो टकराहट की नीति थी, साधारण टकराहट की नीति थी, उसको भी बड़े बदले की कार्यवाही में बदल दिया, बड़े बदले की कार्यवाही में चेंज कर दिया। सोवियत संघ में कुरुरोव द्वारा स्टेलिन के विचारों को समाप्त किया जा रहा। इन दोनों नीतियों के बीच दुश्मनी को कम करना था, परंतु जल्द ही ये आशाएं नष्ट हो गईं और शीत युद्ध का प्रभाव एशिया के दूसरे भागों में भेज दिया गया। परंतु इन दोनों नीतियों का बीच जो था वो दुश्मनी को कम करना था, बट जल्दी ही आशाएं नष्ट हो गई और शीत युद्ध का प्रभाव एशिया के दूसरे भागों में भी भेज दिया गया, जैसे भारत, चीन, वियतनाम। किन शहरों में भेज दिया, किन देशों में भेज दिया? भारत, चीन व वियतनाम। यह काल वारासा पेट में भी जाना जाता है, जिसमें सोवियत रूस व उसके साथियों ने इस पैकेट पर हस्ताक्षर करे और जर्मनी का औपचारिक विभाजन हो गया पूर्वी व पश्चिमी भागों में। उसके साथियों ने इस पैकेट पर हस्ताक्षर के, इस पैकेट पर साइन किए और जर्मनी का औपचारिक विभाजन हो गया पूर्वी व पश्चिमी भागों में। 1953 में स्टेलिन की मृत्यु का संकेत था। 1953 में स्टेलिन की मृत्यु का संकेत था कि सोवियत रूस का घरेलू विकास और विदेशी मामलों को सुधारना। उसका संकेत था कि घरेलू विकास में विदेशी मामलों को सुधारना, विदेशी मामलों को इम्प्रूव करना। कोरसेव की नीति द्वारा सुधारकों को पूर्वी यूरोप में ढीला छोड़ दिया गया। कोरसेव की नीति द्वारा सुधारकों को पूर्वी यूरोप में ढीला छोड़ दिया गया, यद्यपि पोर्टलैंड पर वह नियंत्रण कर चुका था, परंतु हंगरी की स्थिति सोवियत शासन में बहुत बुरी थी। 1956 में सोवियत संघ के हस्तक्षेप में हंगरी में बहुत लड़ाइयाँ हुई। 1956 में जो सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया हंगरी में, तो उसमें बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई और शीत युद्ध आग में जल उठा। सोवियत संघ का हंगरी में हस्तक्षेप और मिस्र पर ब्रिटेन, फ्रांस व इजराइल द्वारा आक्रमण एक साथ किया गया। सोवियत संघ का हंगरी में हस्तक्षेप, उसमें सोवियत संघ ने हंगरी में दखल दिया और मिस्र पर ब्रिटेन, फ्रांस व इजराइल द्वारा जो आक्रमण था वो साथ में किया गया। स्वेज नहर के कोलोनेल
स्वेज नहर के कॉलोनियल नज़ीर सीजन ने इसे समय से पूर्व घटित कर दिया। यद्यपि अमेरिका के राष्ट्रपति आइंशावर ने मिस्र के मामलों में अपने साथियों का साथ देने से इनकार कर दिया। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने मिस्र के मामलों में अपने साथियों का, अपने फ्रेंड्स का साथ देने से भी इनकार कर दिया। वे हंगरी से सोवियत संघ का ध्यान विचलित हो गया, और हंगरी से फिर सोवियत संघ का ध्यान जो था वो विचलित हो गया, ध्यान उसका हट गया। बट राजनीति के माध्यम में स्वेज संकट ने शीत युद्ध की जगह ले ली। शीत युद्ध की जगह स्वेज संकट आ गया, उसने उसकी जगह ले ली, जिससे 1948 में इजराइल राज्य के सुलगने की शुरुआत हो गई। जिससे कि 1948 में इजराइल राज्य के सुलगने की शुरुआत हो गई, जबकि संयुक्त राष्ट्र व सोवियत संघ ने जुआइश राज्य के निर्माण में एक दूसरे का साथ दिया। जबकि संयुक्त राष्ट्र व सोवियत संघ ने जुआइश राज्य के निर्माण के लिए एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे के साथ मिलकर उन्होंने जुआइश राज्य का निर्माण किया, सोवियत संघ, संयुक्त राष्ट्र और सोवियत संघ ने। लेकिन 1950 में सोवियत की विदेशी नीति में अरब राष्ट्रों ने साथ दिया था। लेकिन 1950 में सोवियत संघ की जो नई विदेश नीति थी उसमें अरब राष्ट्रों ने उसका साथ दिया था। नासिर समाजवाद की तरफ मुड़ गए। इतने में ही इजराइल ने ब्रिटेन के साथ अपने संबंध स्थापित कर लिए, और इतने में ही क्या हुआ, इजराइल ने ब्रिटेन के साथ अपने रिलेशन स्थापित कर लिए। और फ्रांस ने 1956 में मिस्र पर आक्रमण कर दिया, और फ्रांस ने जो है 1956 में मिस्र पर आक्रमण कर दिया, उस पर अटैक कर दिया। फ्रांस ने मिस्र पर 1956 में आक्रमण कर दिया। इन सब झगड़ों में बगदाद पैक्ट 1955 सामने आया, और इन सब झगड़ों के बीच में ही बगदाद पैक्ट 1955 में सामने आया। बाद में इन सब झगड़ों के बाद बगदाद पैक्ट सामने आया, बट बाद में इसको सिनाटो के नाम से जाना गया। बगदाद पैक्ट को ही सिनाटो के नाम से जाना गया बाद में। इससे पहले फ्रांस से हारने के 1954 में दक्षिण पूर्व एशिया में सियाटो का अस्तित्व था। और इससे पहले जब फ्रांस से हारने के बाद 1954 में दक्षिण पूर्वी एशिया में सियाटो का अस्तित्व था, जिसमें फ्रांस व वियतनाम के बीच की रेखा 17वीं समांतर रेखा कहलाती थी, जिसमें कि फ्रांस व वियतनाम के बीच की जो रेखा थी वो 17वीं समांतर रेखा कहलाती थी। चौथा चरण 1957 से 1962 तक। चौथा चरण जो था ये 2 दिशाओं में पहचाना जाता है। चौथा चरण भी 2 दिशाओं में पहचाना जाता है। पहली दिशा एक दूसरे के साथ अर्थात सह अस्तित्व। दूसरा क्यूबा मिसाइल संकट। पहली दिशा थी एक दूसरे के साथ अर्थात सह अस्तित्व, और दूसरा था क्यूबा मिसाइल संकट, जो नाभिकीय युद्ध पूरे विश्व में लाने को तैयार था। जो कि दूसरा कौन सा था? क्यूबा मिसाइल संकट, जो कि नाभिकीय युद्ध था, जो कि पूरे विश्व में लाने को तैयार था। शीत युद्ध में 1962 क्यूबा का संकट सबसे खतरनाक था, और शीत युद्ध में जो 1962 में क्यूबा का संकट था वो सबसे ज़्यादा डेंजरस, सबसे ज़्यादा खतरनाक था, जिसमें पहली बार महाशक्तियाँ आमने सामने लड़ाई के लिए तैयार थी। जिसमें कि पहली बार महाशक्तियाँ जो थी वो आमने सामने लड़ाई करने के लिए, आमने सामने विरोध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए एक दूसरे के साथ सामने खड़ी हुई थी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति केनेडी वे सोवियत संघ के राष्ट्रपति कुराशेव ने इस संकट के आने से पहले ही आपस में सहमति कर ली। लेकिन सबसे बड़ा संकट आने को था क्यूबा संकट, बट महाशक्तियों के बीच जो आमने सामने खड़ी हुई थी लड़ाई करने के लिए, बट जो संयुक्त राष्ट्र था और संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति ने और सोवियत संघ के राष्ट्रपति ने पहले ही इस संकट के आने से पहले ही आपस में सहमति कर ली। अंत में जो सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने निश्चय किया कि वे क्यूबा से अपने मिसाइल अड्डों को हटा लेंगे, और उन्होंने जो सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थी उन्होंने ये निश्चय किया कि जो क्यूबा में उनके मिसाइल अड्डे हैं वो उनको हटा लेंगे। लेकिन इसके बाद में अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन बाद में जो अमेरिका है वो क्यूबा पर आक्रमण नहीं करेगा।
पाँचवा चरण 1962 से 1969। 1962 में सह अस्तित्व व प्रतियोगिता का समय था। 1962 में सह अस्तित्व व प्रतियोगिता का समय था। यद्यपि परमाणु हथियारों में वृद्धि जारी थी और परमाणु हथियारों में भी वृद्धि जारी थी। 1962 का जो समय था वो सह अस्तित्व व प्रतियोगिता का समय था, लेकिन परमाणु हथियारों को भी वृद्धि जारी थी। मतलब परमाणु हथियारों में भी वृद्धि करी जा रही थी, उनको भी तैयार किया जा रहा था, परमाणु हथियारों को भी रेडी किया जा रहा था, उनमें भी उन्हें को भी इंक्रीज किया जा रहा था। और कुछ नए राष्ट्रीय परमाणु हथियारों की दिशा में आ रहे थे और कुछ नए राष्ट्रीय भी जो थे वो भी परमाणु हथियारों की दिशा में आ रहे थे। ब्रिटेन, फ्रांस व चीन। कौन से थे वो? ब्रिटेन, फ्रांस व चीन। लेकिन अब यह समय था कि परमाणु हथियार मानवता व शांति के लिए खतरा बन चुके थे। लेकिन अब यह टाइम आ गया था कि जो परमाणु हथियार थे वो मानवता व शांति के लिए खतरनाक बन चुके थे, डेंजरस बन चुके थे। जो परमाणु हथियार थे वो मानवता के लिए डेंजरस बन चुके। लेकिन 1963 में पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी PTBT आई, जिसमें वातावरण में परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध था। 1963 में PTBT आई, जिसमें कि वातावरण में परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध है कि वातावरण को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, उसमें परमाणु हथियारों पर परीक्षण नहीं किया जा सकता। 1963 पर उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था PTBT के द्वारा। उस प्रकार उनकी वृद्धि के कारण 1968 में परमाणु अप्रसार संधि NPT, इस संधि के अंतर्गत परमाणु हथियारों को बढ़ाने से रोकना, वे जिसके पास परमाणु हथियार वे कभी उनका निर्माण नहीं करेंगे। और फिर 1968 में जब देखा गया कि बहुत ज़्यादा वृद्धि के कारण बन गया, परमाणु हथियार बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो 1968 में NPT और इस संधि के अंतर्गत यह कहा गया कि जो परमाणु हथियार है जिसके पास वो बड़े में हैं हथियार, वो ना ही तो उनका इस्तेमाल करेंगे, उनके निर्माण पर भी रोक लगा दी गई। इस काल में कुर्चेव ने शांतिपूर्ण ढंग से रहने की बात की, और जो कि सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से रहने के लिए बात की कि वे यह संदेश अमेरिका की यात्रा द्वारा वहां तक पहुंचाया। और उन्होंने अमेरिका तक की यात्रा की और ये संदेश पहुंचाया कि वे शांति से रहेंगे। छठा चरण 1969 से 1978 तक। इस चरण को दितांत के रूप में जाना जाता है। जो छठा चरण है इसको दितांत के रूप में जाना जाता है और जिसका अर्थ है तनाव की समाप्ति। जिसका अर्थ क्या है? तनाव की समाप्ति। जहां संयुक्त राष्ट्र व सोवियत संघ ने यह सह अस्तित्व की शुरुआत की, जहां की संयुक्त राष्ट्र व सोवियत संघ ने सह अस्तित्व की शुरुआत की, विचारों की श्रृंखला की दूसरी तरफ एक नई दरार की शुरुआत हुई। जहां संयुक्त राष्ट्र और सोवियत संघ ने तो एक साथ मिलने की बात की, उन्होंने स्टार्टिंग की, बट जहां दूसरी तरफ जो देखा जाए तो वहां नई दरार की शुरुआत हो गई, नई दरार आने लगी। दो वैचारिक मित्रों व साथी के बीच सोवियत संघ व चीन, जो सीनो सोवियत मतभेदों से जानी जाती है, जो कि दो वैचारिक मित्रों व साथी के बीच सोवियत संघ व चीन, जो कि सीनो सोवियत मतभेदों के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? सीनो सोवियत मतभेदों के नाम से जानी जाती है। हमें यह याद रखना जरूरी होगा कि जो दितांत नीति के होते हुए भी महाशक्तियां स्थानीय मतभेद में हस्तक्षेप करते थे। हमें यह भी याद रखना जरूरी होगा कि दितांत नीति थी, बट उसके बाद भी जो महाशक्तियां थी वो स्थानीय मतभेद में हस्तक्षेप कर। भारत व पाकिस्तान का 1971 का युद्ध। दितांत का यह समय सोवियत संघ व संयुक्त राष्ट्र और चीन व संयुक्त राष्ट्र की मित्रता की नई शुरुआत में याद किया जाता है। और जो दितांत का जो ये समय था वो सोवियत संघ व संयुक्त राष्ट्र और चीन व संयुक्त राष्ट्र की मित्रता की फ्रेंडशिप की नई शुरुआत के रूप में याद किया जाता है। वहीं अमेरिका का वियतनाम पर प्रभाव गहरा होता जा रहा था। वहीं अमेरिका का वियतनाम पर इफेक्ट जो था वो काफ़ी गहरा होता जा रहा था और सोवियत संघ व चीन का रिश्ता बिगड़ता जा रहा था और अमेरिका और वियतनाम का जो प्रभाव था वो गहरा होता जा रहा था। और 1969 तक चीन व सोवियत रूस में छोटी सी सीमा को लेकर लड़ाई हुई
और 1969 तक जब पहुँचे तो जब तक चीन व सोवियत रूस में छोटी सी सीमा को लेकर भी लड़ाई शुरू हो गई। यही सैनो सोवियत मतभेद शीत युद्ध के इतिहास में एक बड़ा मोड़ था। यही एक बड़ा चेंज था। सैनो सोवियत मतभेद शीत युद्ध के इतिहास में एक बड़ा चेंजेस था। ये युद्ध शीत युद्ध की राजनीति में वैचारिक मतभेदों के अनुकूल था। और ये युद्ध जो था वो शीत युद्ध की राजनीति में वैचारिक मतभेदों के अनुकूल था। अमेरिका के राष्ट्रपति व उनके सलाहकार हेनरी किसिंगर ने देतांत को संयुक्त राष्ट्र व सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र व चीन के फिर से शुरुआत का यंत्र माना था। जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति व जो उनके सलाहकार थे हेनरी किसिंगर ने देतांत को संयुक्त राष्ट्र और सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र व चीन के फिर से जो शुरुआत हुई थी उसके यंत्र को माना था। जबकि यह सोवियत संघ व अमेरिका ने नई शुरुआत का काल था। जबकि यह सोवियत संघ व अमेरिका के नए शुरुआत का काल था। परंतु राजनीतिक मतभेदों की समाप्ति अभी नहीं हुई थी। बट अभी भी राजनीतिक मतभेदों की जो समाप्ति थी वो बिल्कुल नहीं हुई थी। दोनों शक्तियों ने आपस में मित्रत्व वे संरक्षक की नीति अपनाएंगे। इन गतिविधियों से तीसरी दुनिया के देश सामने आए। इन गतिविधियों से तीसरी दुनिया के जो देश थे वो सामने आए। भारत व पाकिस्तान का युद्ध 1971 में, 1975 में इथोपिया और 1978 में अंगोला अपने राजनीतिक लक्ष्यों के लिए दोनों महाशक्तियों के बीच स्थानीय मतभेद रहे। भारत व पाकिस्तान का युद्ध 1971 में, 1975 में किसका हुआ? इथोपिया और 1978 में अंगोला। 1978 में अंगोला। अपने राजनीतिक लक्ष्यों के लिए दोनों महाशक्तियों के बीच स्थानीय मतभेद रहे। अपने लक्ष्यों के ये दोनों ही जो महाशक्तियाँ थीं उनके बीच स्थानीय मतभेद रहे। 7वां चरण 1969 से लेकर 1987 तक नया शीत युद्ध आया। नए शीत युद्ध की शुरुआत 1969 में सोवियत के अधिकृत अफगानिस्तान से हुई। जब नया जो शीत युद्ध आया उसमें 1969 में सोवियत संघ के अधिग्रहण अफगानिस्तान से स्टार्ट हुआ। यह काल देतांत के युग का अंत था। और यह काल जो था, जो 1969 का जो काल था वो देतांत के युग का अंत था, उसका एंड था देतांत का। नए शीत युद्ध के काल में बड़े बड़े शास्त्रों की दौड़ लगी। और नए जब शीत युद्ध आया उस काल में बड़े बड़े शास्त्रों की दौड़ लगी जो अंतरिक्ष तक पहुंच गए, जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति रीगन ने स्टार वॉर कार्यक्रम का नाम दिया। जिसे कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति रीगन उन्होंने स्टार वॉर का नाम दिया। जब अंतरिक्ष तक पहुंच गया युद्ध तो उन्होंने, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने इस युद्ध को स्टार वॉर कार्यक्रम का नाम दिया। शीत युद्ध देतांत का छोटा काल वे महाशक्तियों के रिश्ते का बड़ा काल था। और जो शीत युद्ध था वो देतांत का जो छोटा काल था बट महाशक्तियों के रिश्ते का एक बड़ा काल था। पश्चिम में देतांत की आलोचना की और पश्चिमी में देतांत की आलोचना की और 1969 में सोवियत संघ अधिग्रस्त अफगानिस्तान, सोवियत संघ अधिग्रस्त अफगानिस्तान मतलब जो कि सोवियत संघ के पास था अफगानिस्तान, व द्वितीय शीत युद्ध की शुरुआत है। वो क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत है। देतांत की पश्चिमी आलोचना बहुत शुरू से ही सोवियत संघ नाभिकीय हथियारों को खरीद रहा था। और जो कि देतांत का जो पश्चिमी आलोचना वे बहुत शुरुआत से, बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से ही सोवियत संघ नाभिकीय हथियारों को खरीद रहा था। पर परिणाम स्वरूप SDI जो स्टार वॉर्स से प्रसिद्ध हुई, है जो कि स्टार वॉर्स से प्रसिद्ध हुई और जिसमें रक्षा करने वाले रिसर्च कार्यक्रमों की रूपरेखा को बढ़ाना व अंतरिक्ष को मिसाइल आक्रमणों से बचाना, परंतु द्वितीय शीत युद्ध में सफल न रहा। संयुक्त राष्ट्र ने नए राष्ट्रपति रीगन ने नाभिकीय हथियारों की कार्यवाही से हटाया गया। जो संयुक्त राष्ट्र के नए राष्ट्रपति रीगन थे उन्हें नाभिकीय हथियारों की कार्यवाही से हटाया गया और जेरेंडर 1983 व लीबिया 1986 में हस्तक्षेप किया। रीगन ने हस्तक्षेप किया 1986 में, उन्होंने दखल दिया। रीगन ने
निकारागुआ में विरोधी का साथ दिया और लैटिन अमेरिका में नई वार्ता का कारण बने। रेगिन ने निकारागुआ में विरोधी का साथ दिया और लैटिन अमेरिका में नई वार्तालाप का कारण बना। सोवियत संघ भी छुपा नहीं, और सोवियत संघ भी जो था वो भी छुपा नहीं। 1983 में सोवियत संघ ने कोरिया के नागरिक उड़ान पर आक्रमण करा। सोवियत संघ भी नहीं छुपा, उन्होंने 1983 में कोरिया के नागरिक उड़ान पर आक्रमण किया। लेकिन इतिहास में एक मोड़ आया, हिस्ट्री में एक मोड़ आया, एक चेंज आया। मिसाइल गोर्बाचेव रशिया में 1985 में राष्ट्रपति बने। उनके अनुसार यह विदेश नीतियों के सहारे संयुक्त राष्ट्र व पश्चिमी शक्तियों से अपने रिश्ते को सुधारने की थी। उनकी नई नीतियाँ खुलापन व पूर्ण निर्माण के कुछ बदलाव किए जाएं जो पश्चिमी का सिद्धांत था। उनके द्वारा पूर्ण निर्माण किया गया, खुलापन की नीतियों को अपनाया गया, जिससे कि कुछ बदलाव किए जाएं जो कि पश्चिम का सिद्धांत था। शीत युद्ध की समाप्ति। गोर्बाचेव व उसकी नीतियों का रूस में शुभगमन हुआ। उसकी इच्छा थी कि पश्चिमी देशों से वे शांति वार्ता करें। उसकी क्या इच्छा थी कि वे पश्चिमी देशों से शांति। शीत युद्ध के दिनों की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शिखर वार्ता में बदले, और शीत युद्ध के दिनों की जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसको शिखर वार्ता में बदले। उसने परमाणु हथियारों व रूढ़िवादी शक्तियों के लिए एक रास्ता बनाया, और उसने परमाणु हथियारों व रूढ़िवादी जो शक्तियाँ थी उनके लिए भी एक रास्ता बनाया। और 1987 में शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा शीत युद्ध का? शीत युद्ध ने विश्व राजनीति को उतना ही प्रभावित किया जितना कि दोनों विश्व युद्धों ने किया था। शीत युद्ध ने भी विश्व राजनीति को उतना ही इफेक्ट किया जितना कि दोनों विश्व युद्ध ने किया था। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध ने किया था, उतना ही शीत युद्ध ने इफेक्ट किया विश्व राजनीति को। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शास्त्रों की दौड़ के भय का कारण बना, और यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शास्त्रों की दौड़ के भय का एक कारण बना, जो कि विश्व के विकास और वृद्धि को प्रभावित कर रहे थे। राष्ट्र की दिशा विकास से शास्त्र निर्माण की तरफ मुड़ गए, और राष्ट्र जो थे वो दिशा विकास से शास्त्र निर्माण की तरफ मुड़ गई, जिसने मिलिट्री को जीवित रखा। औद्योगिक जटिलताएं जो कि पश्चिमी विकासशील देशों के सामने आई, लेकिन शीत युद्ध से कुछ प्रतिरोध व प्रतिक्रियाएं भी मिली, और गुट निरपेक्षता एक सबसे बड़ा आंदोलन था। और गुट निरपेक्षता जो था वो एक सबसे बड़ा आंदोलन था जिसमें विश्व की राजनीति को बचाना था। जिसको क्या था कि गुट निरपेक्षता एक बहुत बड़ा आंदोलन था जिससे कि विश्व राजनीति को बचाना था। जो शक्तियाँ शीत युद्ध के समय जीती उसने उनसे और अनेक देशों के संदेह को पकड़ना। जो शक्तियाँ जो थी वो शीत युद्ध के समय में जीती और उनके और अनेक देशों के संदेह को पकड़ना। महाशक्तियों की नीति और विश्व के विकास व नीति को लाने का प्रयास किया था। राजनीति को इस शाखा में NIEO की मांग थी। शीत युद्ध ने यूनाइटेड नेशन को बनाया, जिसमें सभी देशों की सुरक्षा व उन्हें आगे बढ़ने की और प्रेरित करना वे उनकी सुरक्षा करना था। और शीत युद्ध ने यूनाइटेड नेशन को बनाया जिसका काम क्या था कि सभी देशों की सुरक्षा करना और उनके आगे बढ़ने में मदद करना, उनको प्रेरित करना, उनको मोटिवेट करना, वे उनकी सुरक्षा करना। लेकिन शीत युद्ध ग्लोबल व राजनीतिक रूप में फैल गया था। इसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर कुछ मुख्य रूप से प्रभाव डाला। कुछ मुख्य प्रभाव जैसे फर्स्ट, इसने विश्व की द्विध्रुवीयता को समाप्त कर दिया। सेकंड, नम की प्रासंगिकता पर प्रश्न। थर्ड, तीसरी दुनिया के देश ज़्यादा असुरक्षित हो गए बड़ी शक्तियों के हाथ में शस्त्र आने से। और जो तीसरी दुनिया के जो देश थे वो
असुरक्षित हो गए, क्योंकि जो शक्तियाँ थी उनके हाथ में शस्त्र आ गए, तो उससे वो जो तीसरी दुनिया के देश थे वो असुरक्षित हो गए। फोर्थ, सोवियत संघ का विघटन व नए संयुक्त राष्ट्र का आना। और सोवियत संघ का विघटन हो गया और जो नए संयुक्त राष्ट्र था उसका आना, जो कि अब नए पैक्स अमेरिका के नाम से जाना जाता है, सत्ता व प्रतिरोध को नए तरीके से बन चुका है, जो कि पैक्स अमेरिका के नाम से जाना जाता है, जो कि सत्ता व प्रतिरोध को नए तरीके से बना चुका है। फिफ्थ इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO का बनना, जिसमें व्यापार व विकास की नई शर्तें थी। WTO का बनना जिसमें कि व्यापार और विकास की नई शर्तें थी, नई कंडीशन थी। और शीत युद्ध के पश्चात वे विकासशील देशों का समर्थन करेगा, और शीत युद्ध के पश्चात वे विकासशील जो देश हैं उनका समर्थन करेगा। सिक्स्थ, नाभिकीय हथियारों पर प्रतिबंध और विश्व के विभिन्न भागों में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता के साथ राज्यों, जो कभी कभी नए शीत युद्ध लगता है, जो विश्व शांति के लिए शीत युद्ध के पश्चात राजनीति में नए खतरा है, और जो विश्व शांति के लिए शीत युद्ध के पश्चात राजनीतिक में नया खतरा है। ये फ्रेंड्स आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम चैप्टर 2 यूनिट 1 का चैप्टर 2 है शीत युद्ध की राजनीति, महाशक्तियों के संबंध। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन बच्चों तक भी पहुंचाएं जिनको इन वीडियो की ज़रूरत है। और ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास